स्वागत है आप सभी का पुनः आज इस क्लास में। कल हम लोगों ने वायुमंडल का संगठन पढ़ा था और आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वायुमंडल की संरचना। तो कुछ इसका भाग जो था कल हमने बताया था कि वायुमंडल की संरचना को दो आधारों पर बांटा जाता है। पहला आधार आपका था स्थिर गैस अनुपात, यानी गैसों के स्थिर अनुपात के आधार पर। यह आपका पहला विभाजन था जिसमें हमने आपको बताया था कि दो इसमें होता है। पहला आपका होता है सममंडल, दूसरा हमने बताया था आपका विषम मंडल। तो कल के वीडियो में ये बातें हो चुकी हैं। अगर इसको आपने नहीं देखा है तो कल का वीडियो देखिए पहले वाला, उसमें आपको इसका पूरा व्याख्या मिलेगी। आज हम पढ़ेंगे दूसरा जो हमारा आधार है ताप के आधार पर। ताप के आधार पर यानी ताप के बढ़ते एवं घटते क्रम के आधार पर आपके वायुमंडल को कितने भागों में बांटा गया है। तो चलिए आज हम लोग अपने इस टॉपिक को आरंभ करते हैं और ताप के विभाजन को देखते हैं। तो आज का हमारा आधार है ताप के आधार पर। ताप के आधार पर आप देखेंगे ताप के आधार पर, ताप के आधार पर देखेंगे तो हमारे जो वायुमंडल को 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें आप जानते हैं क्षोभ मंडल आपका है, समताप है, मध्य मंडल है, आयन या ताप मंडल जिसे आप कहते हैं, और आपका बहिर्मंडल मंडल है। ये 5 हैं। थोड़ा हम समझते हैं कि ताप के आधार पर विभाजन कैसे होता है। तो जैसा आप जानते हैं कि ये हमारा धरातल है और धरातल से जब हम ऊपर की ओर जाएंगे तो हमारा तापमान जो है वो कम होगा। तो इसी आधार पर जो तापमान में कमी आती है, यानी आपके तापमान में कमी, यह तापमान की कमी प्रत्येक स्तर पर एक समान नहीं होती है। कहीं पर आपकी बढ़ती है, कहीं पर आपका घटती है। तो इसी आधार पर आपके वायुमंडल के इन भागों को बांटा गया है। तो ये कमी कितनी होती है इसको पहले हम समझ लेते हैं। तो कमी आपकी होती है प्रति 165 मीटर। प्रति 165 मीटर पर आपका 1 सेंटीग्रेड तापमान आपका कम होता है या घटता है। ये आपके केवल पहले क्षोभ मंडल की बात होती है, उसके बाद फिर समान होता है, फिर बढ़ता घटता है, वो अलग बात है। या इसी को हम कह सकते हैं कि 1000 मीटर पर या 1 किलोमीटर पर आपका 6.5 सेंटीग्रेड तापमान आपका कमी आता है। तो इसी आधार पर इस मंडल का आपका विभाजन किया गया है। तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि कैसे मंडलों का विभाजन आपका किया गया है। चलिए आगे देखा जाए। तो आइए इसको हम एक फिगर के माध्यम से समझते हैं। ये हमारा धरातल है। अब यहां पर देखेंगे तो ये आपका पहला है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल। इसके बाद देखेंगे ये हमारा है समताप मंडल, और इसके बाद देखेंगे ये हमारा है मध्य मंडल, फिर हमारा ताप मंडल या इसी में आपका आयन मंडल आपका होता है। लास्ट हमारा है बहिर्मंडल मंडल। तो ऐसे इसको हम समझते हैं आपके एक फिगर के माध्यम से। और यहां पर आप देखोगे ये हमारी पृथ्वी है, इसको ऐसे हम लेते हैं। तो ऐसे ही आपका ये वायुमंडल का विभाजन है।
क्षोभ मंडल को देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे थोड़ा जैसे ध्रुवों की ओर तो इसकी ऊंचाई कम होती है, और भूमध्य रेखा के तरफ या भूमध्य रेखा पर इसकी ऊंचाई अधिक होती है। अब एक एक के बारे में थोड़ा हम समझते हैं। ये जो आपका क्षोभ मंडल है, यहाँ पर इसकी ऊंचाई होती है 18 किलोमीटर आपके भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा पर, और 8 किलोमीटर आपकी होती है ध्रुवों पर। अब यह ऊंचाई कम ज्यादा क्यों होती है? जैसा कि हमने आपको बताया कि जो आपका ताप है वो ऊंचाई के साथ घटता जाता है, तो यानी जहां पर गर्म वायु ज्यादा होगी वहां पर आपका जो वायु है ज्यादा ऊपर तक जाएगी। तो भूमध्य रेखा पर आप जानते हो सर्वाधिक ताप मिलता है, इसके वजह से। और कर्क मकर पर देखेंगे तो वहां भी आपके मरुस्थल पाए जाते हैं बड़े बड़े, वहां भी आपका जो ताप होता है अधिक होता है, जिसके कारण से आप जानते हो कि वाष्पोत्सर्जन ज्यादा होता है, वायु गर्म होती है, और वायु जब गर्म होगी तो अत्यधिक ऊपर तक जाएगी। इस वजह से आप देखेंगे 18 किलोमीटर तक आपका भूमध्य रेखा पर पाया जाता है और 8 किलोमीटर तक आपका ध्रुवों पर पाया जाता है। अब इसको विस्तार से हम समझते हैं। अब कहीं पर आपको मिलेगा 16 किलोमीटर, तो वो भी सही है, क्योंकि ये जो आपका आप देख रहे हैं ये है आपकी क्षोभ सीमा, इसको कहते हैं क्षोभ सीमा। तो क्षोभ सीमा जो आपकी होती है ये 1.5 से 2 किलोमीटर मोटी होती है। तो कहीं कि इसको जोड़ करके बता देते हैं तो 18 किलोमीटर, नहीं तो आपका 16 किलोमीटर आपका होता है ये भूमध्य रेखा पर इसकी ऊंचाई। इसके बाद देखेंगे हम आपका ये समताप मंडल है। अब जैसे ही आप देखेंगे ऊपर जाएंगे समताप मंडल में देखेंगे तो यहाँ पे तापमान सम होता है, समान होता है, परंतु इसके ऊपर जाने पर तापमान में वृद्धि होती है, जहां पर आपका ओजोन लेयर पाई जाती है। ठीक, इसके बाद फिर आपका ये मध्य मंडल है, जहां पर तापमान आपका सबसे कम पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपका जो वायुमंडल है वो विरल हो जाता है, जिससे आपका वहां पे तापमान कम हो जाता है। फिर आपका ये ताप मंडल है जिसमें आपका एन मंडल पाया जाता है और लास्ट में आपका ये बहिर्द मंडल है। तो समताप मंडल की ऊंचाई देखेंगे आप 50 किलोमीटर, और मध्य मंडल की देखेंगे तो 80 किलोमीटर, यहाँ पे देखेंगे तो 640 आपका मिलता है, एनसीईआरटी में आपका 400 किलोमीटर मिलता है, और लास्ट में आप देखेंगे 1000 की ऊंचाई पर, जैसा कि हमने आपको कल बताया था, आपका वायुमंडल समाप्त हो जाता है। परंतु कुछ जगह आपके 3200 किलोमीटर दिया होता है, क्योंकि एकदम विरल अवस्था में वायुमंडल होता है। जो मूल वायुमंडल आपका होता है वो 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक आपका यहाँ पर होता है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि एक एक मंडल की विशेषता क्या है। ठीक, तो सबसे पहले हम देखते हैं क्षोभ मंडल की विशेषता क्या है। तो यहाँ पे हम डालते हैं क्षोभ मंडल, इसको चाहे जैसे आप बना सकते हैं, ठीक है ना। क्षोभ मंडल, तो क्षोभ मंडल में आप देखेंगे यहाँ पर जो आपका है इसकी प्रमुख विशेषता क्या है। सबसे पहले हम समझते हैं कि इसका नाम क्या क्या है। तो क्षोभ मंडल के कई नाम हैं। पहला नाम इसका देखेंगे आपका परिवर्तन मंडल, परिवर्तन मंडल, विक्षोभ मंडल, विक्षोभ मंडल आपका हो गया। इसके बाद आपका संवहन मंडल, तो इस प्रकार से हमने देखा कि क्षोभ मंडल के कई नाम हैं। क्षोभ या विक्षोभ मंडल, क्योंकि यहाँ पर आप जानते हो परिवर्तन हमेशा होता रहता है, भ्रमण का निर्माण होता है, जिससे उसको विक्षोभ कहा जाता है वायुराशियों के मिलने से। परिवर्तन मंडल देखेंगे चूंकि यहाँ पे जो आपका मौसम है या जो वायुमंडलीय दशा है वो आपका एक समान नहीं होती है, और हमेशा कहीं बादल, कोहरा, और आपका पाला पड़ना या हवाओं का चलना, बादल का बनना, ये सब आपका इसमें होता रहता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, परिवर्तन मंडल कहा जाता है। संवहन मंडल, चूंकि सूर्य से आने वाले प्रकाश का जो संवहन होता है आपके कणों के माध्यम से, या जो भी आपका प्रकाश उष्मा फैलती है, इस वजह से इसको क्या कहा जाता है, संवहन मंडल कहा जाता है। ठीक, तो ये इसका आपका क्षोभ मंडल का इतना नाम है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी। हमने आपको बताया कि जो इसकी ऊंचाई होती है क्षोभ मंडल की वो आपकी ध्रुवों पर, ये सब पॉइंट आप नोट करिएगा, ध्रुवों पर 8 किलोमीटर, और भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा पर 16 से 18 किलोमीटर,
ये आपका इसकी ऊंचाई हो गई। अब यहां पर देखेंगे जो आपका सामान्य ताप ह्रास दर हमने बताया कि प्रत्येक 165 मीटर पर प्रति 101 सेंटीग्रेड तापमान आपका कमी होती है। इसे बोलते हैं सामान्य ताप ह्रास दर। सामान्य ताप ह्रास दर। वो आपसे पूछेगा कि क्षोभ मंडल की सामान्य ताप ह्रास दर क्या है, तो आपका क्या है 165 मीटर पर 1 सेंटीग्रेड तापमान की आपकी कमी होती है। या इसी को आप कह सकते हैं कि 1000 मीटर पर, यहां पर देखेंगे तो 6.5 सेंटीग्रेड तापमान में आपके कमी आती है। तो ये रहा आपका इतना फैक्ट, इतना आप लिख लीजिए। चलिए इतना आपने लिख लिया, अब इसको हम मिटाते हैं। इसके बाद देखते हैं आगे विशेषताएं क्या इसकी होती है। क्षोभ मंडल को अंग्रेजी में आप जानते हो ट्रोपोस्फियर कहते हैं, ठीक है ना। यहीं पे आप चाहो तो इसको लिख सकते हो ट्रोपोस्फियर, ये आपका है। ऐसा पूछ लेता कभी कभार आपके अंग्रेजी में इसे देवनागरी लिपि में कि ट्रोपोस्फियर क्या है, तो काफी लोग नहीं समझ पाते हैं, तो अंग्रेजी में इसको ट्रोपोस्फियर कहते हैं। यहां पर देखेंगे कि आपसे पूछेगा कि सर्वाधिक गैसों का घनत्व मिलता है। तो अगला पॉइंट आपको हो गया कि गैसों का सर्वाधिक घनत्व कहां मिलता है, तो क्षोभ मंडल में आपका मिलता है। ठीक, ये आपको हो गया। समस्त प्राकृतिक घटनाएं, समस्त प्राकृतिक घटना होना, घटना का होना, ये कहां पे होता है आपका क्षोभ मंडल में। इसमें देखेंगे आप वर्षा, पाला, कोहरा, बादल का बनना, हवाओं का चलना, यानी XYZ जितनी भी प्राकृतिक घटनाएं होती हैं आपका, वो सब कहां पे होती हैं, आपके क्षोभ मंडल में होती हैं। ये 2 पॉइंट भी आप नोट कर सकते हैं, इसको कर लीजिए। चलिए ये आपका हो गया। अब इसके बाद अगली विशेषता हम देखते हैं, जो आपकी क्षोभ सीमा होती है, ठीक है ना। क्षोभ सीमा, क्षोभ सीमा पे हम देखेंगे तो आपकी जेट धाराएं चलती है, जेट धारा का चलना। ये आपसे पूछा जाता है कि जेट वायु धारा या जेट धारा आपकी कहाँ चलती है, जो आपके क्षोभ सीमा में चलती है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि क्षोभ सीमा का तापमान कितना होता है। तो ये -50 से आपका -50 से -80 सेंटीग्रेड आपका होता है क्षोभ सीमा का आपका टेम्परेचर। ठीक, तो इसको भी आप नोट कर सकते हैं। क्षोभ सीमा में जेट धारा चलती है और इसका टेम्परेचर जो होता है वो आपका होता है 50 से 80 सेंटीग्रेड के मध्य होता है आपके क्षोभ सीमा का तापमान। नोट कर लीजिए इसको। अब इसके बाद हम लोग लेते हैं समताप मंडल। ठीक, समताप मंडल के बारे में देखते हैं। समताप मंडल यानी आपका स्ट्रेटोस्फियर, इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे, स्ट्रेटोस्फियर। ठीक, इसकी जो ऊंचाई होती है वो जैसा हमने वहां पे बताया 50 किलोमीटर तक। पहला पॉइंट आपका क्या है, ऊंचाई। ऊंचाई होती है आपकी 50 किलोमीटर तक। ठीक, दूसरा यहां पे पॉइंट है कि इसके ऊपरी भाग में, यानी आप देखेंगे 35 किलोमीटर के क्षेत्र पर, 35 किलोमीटर के क्षेत्र पर ओजोन गैस का, ओजोन गैस का सकेंद्रण पाया जाता है।
संकेंद्रण पाया जाता है। यानी ओजोन गैस की लेयर या ओजोन लेयर आपकी कहाँ पाई जाती है, तो समताप मंडल में पाई जाती है। ये आपके 15 से 35 किलोमीटर के मध्य पाई जाती है, ठीक है ना। लेकिन इसका जो मेन संकेंद्रण होता है, जमा होता है आपका, वो 35 किलोमीटर के आपके एरिया पे होता है, ठीक। इसको आप ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे कि जो आरंभ में जैसे ही क्षोभ सीमा को हम क्रॉस करते हैं, क्षोभ सीमा में आपने देखा कि -50 से 80 आपका टेम्परेचर होता है। लेकिन इसके बाद क्षोभ सीमा को पार करने के बाद आपका 0 डिग्री आपका टेम्परेचर हो जाता है, ठीक। उसके बाद क्या होता है, टेम्परेचर ना के बराबर बढ़ता है और आपका जो वायुमंडलीय वहां पर दशा है या जो वहां पर वायुमंडल है वो एकदम शांत है आपका, ठीक, एकदम शांत वायुमंडल। बात समझ गए। तो इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है, समताप। अब यहाँ पे दो बातें हम समझते हैं ओजोन के बारे में। ओजोन को आप जानते हैं पृथ्वी की सुरक्षा कवच है, इसका रासायनिक सूत्र होता है O3, ठीक है ना। अब यह जो आपका ओजोन है ये आपका 35 से 50 किलोमीटर के मध्य फैलता सिकुड़ता है, फैलता है और सिकुड़ता है। दिन में यह पतला हो जाता है और रात में आप देखेंगे फिर यह मोटा हो जाता है। तो ये 35 से आपके 50 किलोमीटर के मध्य फैलता सिकुड़ता है कौन, आपका ओजोन लेयर, ठीक। ओजोन लेयर पृथ्वी का सुरक्षा कवच, क्योंकि यह सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों को अवशोषित करके भेजती है हमारी पृथ्वी पर। इस वजह से इसका नाम पृथ्वी का सुरक्षा कवच इसे कहा जाता है, ठीक। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे तापमान समताप मंडल की और क्या विशेषता है। तो ये दोनों आप नोट कर लीजिए। आपने यहाँ पे देखा कि समताप मंडल में ऊंचाई 50 किलोमीटर, 35 किलोमीटर के क्षेत्र पर ओजोन का संकेंद्रण पाया जाता है और ये शांत वायुमंडल होता है यहाँ पर, जिसकी वजह से इसे समताप मंडल कहा जाता है। और यहाँ पर आप देखेंगे जो आपका क्या नाम है पाया जाता है और आपका यहाँ पे जो शांत वायुमंडल है। इसके बाद O3 जो आपका है ये आपका 35 से 50 के मध्य फैलता सिकुड़ता रहता है, ठीक। इतना आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब इसके आगे हम लोग समझते हैं कि इसकी अन्य विशेषता क्या है। वैसे तो आपके समताप मंडल में हमने बताया कि यहाँ पे आपका वायुमंडल शांत रहता है, परंतु यहाँ पर एक प्रकार के बादल का निर्माण होता है जिसे कहा जाता है मुक्ताब, मुक्ताब मेघ का निर्माण, ठीक। तो मुक्ताब मेघ का निर्माण कहाँ होता है, आपके समताप मंडल में होता है। बात समझ गए। और दूसरा पॉइंट यहाँ पर है जो आपका ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर में या ओजोन परत में प्रति किलोमीटर 5 सेंटीग्रेड ताप वृद्धि होती है, ठीक। यानी ओजोन लेयर जहां पर आपका है वहां पर देखेंगे आपका कि जो आपका टेम्परेचर है वो प्रत्येक किलोमीटर पर 5 सेंटीग्रेड बढ़ता है, ठीक। ये आपका होता है। परंतु जहां पर आप देखेंगे मतलब समता जहां पर ओजोन लेयर नहीं पाई जाती है समताप मंडल में, वहां का तापमान आपका समान रहता है, एक समान रहता है। इसी वजह से अगला पॉइंट इसमें क्या आता है कि वायुयान उड़ते हैं। अब यहाँ पे आपसे अगर पूछा जाए कि वायुयान या हवाई जहाज कहाँ उड़ता है, तो समताप में उड़ता है। लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि आपका जो हेलीकॉप्टर कहाँ उड़ता है, ठीक, तो आपका हेलीकॉप्टर जो है वो आपका क्षोभ मंडल में उड़ता है, इसको ध्यान रखिएगा। हेलीकॉप्टर आपका क्षोभ मंडल में उड़ता है, लेकिन आपका वायुयान या जो अंतरराष्ट्रीय हवाई जहाजें होती हैं वो आपका समताप मंडल में उड़ती हैं। अब जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे तो क्या होगा, हमारे तापमान में इसमें अंतर भी आता है। ये आप इसमें बात नोट करिएगा, ये दोनों पॉइंट। चलिए अब आगे हम लोग देखेंगे कि इस वायुमंडल में यानी समताप मंडल में
जो आपका ओजोन है, पहले देखते हैं ओजोन को मापते हैं डबसन में, ठीक है ना, यानी ओजोन मापने की पैमाना क्या है, तो डबसन है, ठीक। और दूसरा पॉइंट क्या आपसे यहाँ बनेगा, ये तो क्वेश्चन हमने आपको बता दिया कि ओजोन की किस में मापते हैं, तो डबसन में। समताप की अगली विशेषता क्या है कि ओजोन का निर्माण एवं विखंडन होता है, ठीक। ये कहाँ पे होता है, समताप में, ठीक। इसको क्या बोलते हैं, आप जानते हो कि आपका जो ये ओजोन परत है, जब अल्ट्रावायलेट किरणें इसमें पड़ती हैं तो कुछ आपके ओजोन नष्ट होता है और पुनः बन जाता है, इसे आपका बोलते हैं। तो ओजोन का निर्माण एवं विखंडन होता रहता है, यानी एक मिला के चक्र आपका चलता रहता है, ठीक है ना, इसे कहते हैं चैपमैन चक्र। तो आपसे पूछेगा कि चैपमैन चक्र आपका कहाँ पे चलता है, तो आपका समताप मंडल में चलता है। तो ये रही विशेषता आपके समताप मंडल की, इसको नोट कर लें। फिर हम लोग मध्य मंडल को देखते हैं। चलिए अगला हमारा है मध्य मंडल। मध्य मंडल, इसको अंग्रेजी में कहते हैं मेसोस्फीयर। मेसोस्फीयर, ठीक। तो यह मध्य मंडल आपका है, यानी मेसोस्फीयर। इसकी विशेषता क्या है, यहाँ पर हम लोग देखते हैं ऊंचाई इसकी क्या है, तो 80 किलोमीटर तक, ठीक है, 80 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई है। इसकी विशेषता क्या देखते हैं, तो पहली विशेषता है कि सबसे कम तापमान, सबसे कम तापमान, ये -100 तक आपका पहुंच जाता है, ठीक है ना, -100 तक तापमान इसका पहुंच जाता है। दूसरी विशेषता क्या है, दूसरी विशेषता आपका है, यहां पर देखेंगे कि गैसों, अब ये सबसे कम तापमान क्यों होता है, क्योंकि गैस या गैसें विरल अवस्था में पाई जाती हैं, विरल अवस्था में मिलती हैं। कल हमने बताया था आपका 99% आपका 30 किलोमीटर के पास ही वायुमंडल पाया जाता है, ठीक है ना, ये आपका हो गया। तीसरी विशेषता देखेंगे उल्का पिंड घटना या उल्का घटना। ये उल्का घटना क्या है, आप देखते होंगे जब रात में कोई तारा आपका चमकता हुआ धरती की तरफ आ रहा होता है, तो जिसे तमाम लोग टूटता हुआ तारा कहते हैं, जो कि ऐसा नहीं है, वो उल्का पिंड है और आपका आता रहता है। और जब जैसे ही वो आपके मध्य मंडल में पहुंचता है तो उसका घर्षण होता है और वो जलने लगता है, ठीक। अब उसको बहुत लोग कहानी बताते हैं, उससे मन्नत मांगी जाती है तो वो आपका पूरा होता है, या कुछ गांव में बताया जाता है कि कोई जीव जा रहा है, ठीक है ना, तो कोई जीव जाएगा तो ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा, तो इस वजह से आप देखेंगे वो नीचे आता है, इसका मतलब वो जलता हुआ आता है। और कभी कभार कुछ बड़े आकार के होते हैं तो वो आपके धरातल तक पहुंच जाते हैं, नहीं तो उसी में जल के अपना वो नष्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे जब ये घटना हो गई आपकी, तो जब ये उल्का पिंड आपका वहां पे जल के नष्ट हो गया तो कुछ उसके राख कण वहां पे मिलेंगे, ठीक है ना। अब जब ये राख कण वहां पे आपके मिलेंगे तो ये कुछ नमी को अवशोषित करेंगे, क्योंकि जो भी कण होते हैं वो आपके नमी को या आर्द्रता को अवशोषित करते हैं। जब वो अवशोषित करेंगे तो उससे आपके बूंद या आपके संघनन का निर्माण होता है, जिससे आपके वहां एक प्रकार के बादल का निर्माण होता है, वो आपको लिखना है चौथा। तो नॉक्टिल्यूशन क्लाउड, ठीक, नॉक्टिल्यूशन क्लाउड। तो आपसे पूछेगा कि नॉक्टिल्यूशन क्लाउड का निर्माण कहाँ होता है, तो मध्य मंडल में होता है। क्यों होता है, क्योंकि उल्का की घटना के कारण अब ये गैसें विरल होती हैं, इस वजह से तापमान यहाँ पर आपका कम पाया जाता है। तो ये आपका रहा मध्य मंडल की विशेषता, इसको भी आप नोट कर सकते हैं। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं तापमंडल, जिसे आप थर्मोस्फीयर या आपका आयन मंडल आपका होता है। अगला आपका भैया आयन तापमंडल।
इसी में जिसको हम सामान्य रूप से पढ़ते हैं, इसी के अंतर्गत आपका होता है आयन मंडल, ठीक है ना। आयन मंडल, ताप मंडल क्यों? क्योंकि स्वाभाविक तापमान आपका यहाँ पर होता है, जिसे आप थर्मोस्फीयर कहते हैं, थर्मोस्फीयर, और आयन मंडल को आयनोस्फीयर, आयनोस्फीयर, ठीक। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो आपका आयन मंडल होता है, ये इसकी ऊंचाई सबसे पहले, तो जैसा कि हमने बताया कि 640 किलोमीटर की ऊंचाई होती है, परंतु एनसीईआरटी में देखेंगे तो वहां पर आपका 400 किलोमीटर दिया गया, ठीक। तो दोनों बातें हमने आपको बता दी है, इसको आप ध्यान रखिए। 640 आपका समान रूप से मिलता है, और एनसीईआरटी में देखेंगे तो आपका 400 किलोमीटर आपका मिलता है। अब यहाँ पर देखेंगे कि आपके आयन मंडल की विशेषता क्या है। तो आयन मंडल आप जानते हो, यहाँ पर आपके आयनीकरण होता है, ठीक। वह आयनीकरण क्या है पहले उसको हम समझते हैं। आप जानते हो कि कुछ आपके जो ऑक्सीजन है और जो आपकी नाइट्रोजन है, ये आपके इसके कुछ कण उड़ करके यहाँ पे पहुंच जाते हैं, तो एक लेयर बना लेते हैं, जिसे आयन लेयर आप कह सकते हैं। तो जब दिन में सूर्य का प्रकाश आता है, जिससे क्रिया होती है, तो इसका जो जैसे मान लीजिए आपका ऐसे समझिए, यहाँ पर आपका कुछ O2 और आपका N2 या नाइट्रोजन आपका है, और सूर्य का प्रकाश यहाँ पर आया तो इनको आघात करता है, तो होता क्या कि इनके कण बिखर जाते हैं। तो जो आप इनका न्यूट्रॉन होता है, ठीक है ना, ये तो ऊपर भाग जाता है आपका, और जो प्रोटॉन होता है आपका, वो आपका नीचे चला जाता है, जम जाता है वहीं पर। तो होता क्या है, इसी को बोलते हैं आयनीकरण, ठीक है। तो यह आयनीकरण की क्रिया कहाँ होती है? आपके ताप मंडल या आयन मंडल में, ठीक। तो पहली विशेषता इसकी हम नोट करेंगे कि आयनीकरण की क्रिया आपकी होती है, ठीक। पहला विशेषता आपकी क्या है? आयनीकरण, आयनीकरण होता है। अब आयनीकरण से होता क्या है, यहां पर आप देखेंगे दूसरी विशेषता इसकी जो आप देखेंगे वो आपका क्या है? रेडियो तरंगों का परावर्तन, रेडियो तरंगों का परावर्तन कहाँ होता है? तो तापमंडल या आयन मंडल में होता है। तीसरा क्या है? ब्रह्मांडीय किरण जो आपकी आती है, ब्रह्मांड किरण से रक्षा, यानी हमारे धरातल की रक्षा ब्रह्मांडीय किरण से करती है, और रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है, आयनीकरण की यहाँ पे क्रिया होती है। अब इसके बारे में थोड़ा हम विस्तार से समझते हैं, ठीक। उसके लिए इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम इसको आपको बनाते हैं फिगर, वहां पे आपको बताएंगे, देख लीजिए इसको। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो आपका आयन मंडल होता है, या आयन मंडल आपके 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है ना। इसको ऐसे हम बना लेते हैं, ये आपका धरातल यहाँ पर हो जाएगा, पृथ्वी हमारी, ये आयन मंडल इसको मान लिया जाता है। तो आपकी पहली लेयर होती है, दूसरी लेयर होती है, तीसरी लेयर होती है, और यहाँ पर इसको हम चौथी लेयर बना लेते हैं। तो पहली लेयर आपकी होती है डी लेयर, फिर होती है ई लेयर, फिर होती है आपकी एफ लेयर, फिर आपकी होती है जी लेयर। तो ये आपके 4 भागों में आपके आयन मंडल को बांटा गया है। अब आप जानते हो जब पृथ्वी से आपके किसी भी रेडियो स्टेशन से जो भी आपका छोड़ा जाता है प्रकाश, प्रकाश नहीं कहते, मतलब वो तरंगों को छोड़ा जाता है, तो पृथ्वी के जो भी रेडियो तरंगों को छोड़ा जाता है, तो ये 3 टाइप की होती हैं। एक आपकी होती है जो आपकी लघु रेडियो तरंग होती है, मध्यम होती है, और आपकी दीर्घ तरंग होती है, ठीक। तो 3 टाइप की आपकी तरंगे होती हैं, लघु, मध्यम एवं दीर्घ, जिसे आप कहते हैं लॉन्ग वेव्स और मीडियम वेव्स और आपके शॉर्ट वेव्स, ठीक। तो
तीन प्रकार की होती है, तीनों का परावर्तन अलग अलग आपका होता है। ठीक, तो इस प्रकार से देखेंगे हमारे आयन मंडल को 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें आपका डी लेयर, ई लेयर, एफ लेयर और जी लेयर। ठीक, तो इन चारों तरंगों या चारों परिमंडलों का देखेंगे तो अलग अलग काम है। जो आपके धरातल से रेडियो तरंगे भेजी जाती हैं आपके कहाँ पर, तो रेडियो हेतु, तो वो आसमान में सीधे ना निकल करके यहीं से परावर्तित हो जाती हैं और पुनः हमारे धरातल पर आ जाती हैं, जिसकी वजह से आपके इन तरंगों का संचार पूरे पृथ्वी पर हो जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे कि जो आपकी रेडियो तरंगे हैं ये 3 प्रकार की होती हैं। पहला आपकी होती है दीर्घ तरंग, दूसरा होती है मध्यम तरंग, और फिर आपकी होती है लघु तरंग। आप सुनते होंगे रेडियो में कि लॉन्ग वेव्स या मीडियम वेव्स या आपका शॉर्ट वेव्स। ठीक, तो मीडियम वेव या शॉर्ट वेव से आपने सुना होगा ना कि मीडियम वेव या शॉर्ट वेव में इतना आपका आता रहता है। तो ये 3 तरंगे होती है। तो जो आपके दीर्घ तरंगे हैं इनका परावर्तन होता है कहाँ से, आपके यहीं से हो जाता है, आपके डी लेयर से हो जाता है, यहीं से लौट आती हैं। और जो आपकी मध्यम तरंगे हैं ये जब जाती हैं तो आपके ई लेयर यानी ये आपके आसपास से आपके वापस आ जाती हैं ये। और जो आपकी लघु तरंगे हैं ये जाती हैं लास्ट में आपके एकदम आपके F2 मतलब F1 F2 करके बांटा गया है, तो वहां पे लगभग लास्ट में आपके जी लेयर से पहले ही ये वापस आ जाती हैं। अब जो आपकी जी लेयर है इसका प्रमुख काम क्या है, यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि दीर्घ तरंगों का परावर्तन कहाँ होता है, डी लेयर पे होता है, मध्यम का कहाँ होता है, ई लेयर पे होता है, लघु तरंगों का कहाँ होता है, तो एफ लेयर से होता है। ठीक, अब देखेंगे जी लेयर का काम क्या है। यहाँ पर आपका सूर्य है और अन्य आपके ब्रह्मांडीय तारे हैं। ठीक है ना, तो कभी कभार क्या होता है, जैसे आप सौर ज्वाला पढ़े होंगे, तो कुछ आपके ब्रह्मांडीय तरंग या कॉस्मिक आपके वेव्स हैं जो आपके धरातल के गुरुत्वाकर्षण में चले आते हैं। तो जैसे ही वाकई यहाँ पे पहुंचते हैं, यहाँ पे पहले आपके प्रोटॉन जो होते हैं छोटे हुए, तो उनसे उनका टकराव होता है और इसी वेव से टकरा करके वैसे निकल जाते हैं। मतलब आप कैसे आए और ऐसे वो निकल गए, धरातल की ओर नहीं आ पाते हैं। तो एक प्रकार से कॉस्मिक किरणों से हमें बचाता है कौन, आपका ये ओजोन आयन का डी लेयर। ठीक, अब लेकिन जैसे ये प्रकाश यहाँ पे पड़ता है तो जो यहाँ पे कण होते हैं ये रंगीन प्रकाश में बदल जाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कण जो हैं वो प्रकीर्णन करते हैं और प्रकीर्णन की वजह से ये जो किरण आती है ये रंगीन प्रकाश में बदल जाती है, तो जिसे कहा जाता है अरोरा घटना। ठीक है ना, प्रकाश दीप्ति हिंदी में कहेंगे। ठीक है ना, प्रकाश दीप्ति और या अरोरा घटना। ठीक है ना, ये आपका है अरोरा घटना। तो आपसे पूछेगा कि अरोरा घटना आपकी कहाँ होती है या प्रकाश दीप्ति की घटना आपकी कहाँ होती है, तो आपके आयन मंडल के जी लेयर में होती है। बात समझ गए इतना। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि अरोरा घटना आपके या रंगीन प्रकाश दिखता कहाँ पे है, तो ये जो रंगीन प्रकाश है आपका दिखेगा सिर्फ ध्रुवों पर आपका दिखेगा। ठीक, तो ध्रुवों पर दिखेगा यानी आपके उत्तरी ध्रुव पर देखेंगे, इसको बोलते हैं बोरियालिस। ठीक है ना, ये आपका है बोरियालिस, अरोरा बोरियालिस आपका कहाँ पे है, उत्तरी ध्रुव पर है। और दक्षिणी पर इसको क्या बोलते हैं, दक्षिणी पर इसको बोलते हैं अरोरा ऑस्ट्रेलिस। ठीक, ये रहा आपके आयन मंडल का प्रमुख काम। अब इसके बाद हमारा एक बचा है जिससे आप कहते हो बहिर्मंडल या एक्सोस्फीयर। तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं। चलिए, इसके बाद हम लोग देखते हैं बहिर्मंडल। ठीक है ना, यह हमारा आखिरी मंडल है बहिर्मंडल। ठीक है ना, बहिर नहीं होता बहिर्मंडल होता है। ठीक है ना, ये तो कान से बह रहा आप समझो। तो बहिर्मंडल आपका होता है, इसे अंग्रेजी में कहते हैं एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर, ठीक है ना, ये आपका हो गया। अब इसकी ऊंचाई जो देखा जाए तो जो आपका 1000 किलोमीटर तक होता है, 1000 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई होती है। बाकी आपका बताया जाता है और यहीं से आपका 10 क्या बोलते हैं ब्रह्मांड जो आपका है
तो इसकी ऊंचाई जो आपकी है 1000 किलोमीटर तक होती है, जो जहां आपके वायुमंडल का समापन होता है, क्योंकि यहाँ पर वायुमंडल एकदम विरल हो जाता है। और इसके बाद जो बताया जाता है कि 10,000 की ऊंचाई तक तो वो होता है, लेकिन आपके वायुमंडल की मात्रा एकदम ना के बराबर होती है, और उसके बाद हमारा अंतरिक्ष आरंभ हो जाता है। तो सामान्य ऊंचाई जो हमारी है, जो आप देखेंगे तो 1000 किलोमीटर तक आपका कौन सा होता है, बहिर्मंडल होता है। ठीक, अब इसमें देखेंगे आप हाइड्रोजन और हीलियम, ये दो आपकी हल्की गैसें हैं, ठीक है ना, मिलती हैं। यही दो गैसें आपकी हैं जो कि आपके यहाँ पे मिलती हैं, क्योंकि ये आपकी सबसे हल्की गैसें हैं और अत्यधिक ऊंचाई तक आपकी जाती है। आप यहीं पर देखेंगे जो आपका 800 से 1000 किलोमीटर का है, यहीं पर आपके पोलर सैटेलाइट आपके स्थापित किए जाते हैं। पोलर सैटेलाइट जो आपके ध्रुवीय सैटेलाइट होते हैं, इधर से उधर करते हैं, वो आपके कहाँ स्थापित होते हैं, इसी 800 से 1000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होते हैं। इसके बाद जो हमारे जियो स्टेशनरी जो ऑर्बिट है, ठीक है ना, जियो स्टेशनरी आपका ऑर्बिट है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, ठीक है ना, ऑर्बिट, ये 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है, ठीक है ना। और यहाँ पर आप जानते हैं जो आपके उपग्रह स्थापित किए जाते हैं वो आपके होते हैं इनसाइट सैटेलाइट। तो ये आपका 36 किलोमीटर तक कौन होता है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट यहाँ पर होता है 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आपके सैटेलाइट स्थापित किए जाते हैं वो आपके कौन से हैं, इनसाइट सैटेलाइट। वो कौन से आपके हैं, इनसेट सैटेलाइट, ठीक है ना, इनसेट सैटेलाइट। ये दो बातें आप यहाँ नोट कर सकते हो कि बहिर्मंडल से एक्सोस्फीयर कहते हैं, इसकी ऊंचाई 1000 किलोमीटर तक होती है, और हाइड्रोजन हीलियम यहाँ पाया जाता है। इसके बाद हमारा अंतरिक्ष आरंभ हो जाता है, जहाँ पर एकदम विरल आपका अवस्था होती है वायुमंडल की, और 800 से 1000 की ऊंचाई पर आपके पोलर सैटेलाइट स्थापित किए जाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखेंगे आपके जियो स्टेशनरी जो आपका ऑर्बिट होता है पृथ्वी का, पृथ्वी मतलब उसका ऑर्बिट जो होता है वो 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर होता है, जहां पर आपके इनसेट सैटेलाइट आपके स्थापित किए। इसको नोट कर लिए। यहाँ पर दो बातें आपकी एक और समझ लीजिए कि जो आपकी एक होता है एलन रेडिएशन बेल्ट, ठीक। तो एलन रेडिएशन बेल्ट क्या है, जो आपकी पृथ्वी होती है इसका 1000 से 36,000 के मध्य जो एरिया होता है, ठीक है ना, इसको बोलते हैं मैग्नोस्फीयर, ठीक है ना, मैग्नोस्फीयर, यानी पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। कहीं कहीं आपको 6000 भी मिलेगा, ठीक है ना। तो समानता मिलता है कि 6000 तक पृथ्वी का मैग्नोस्फीयर होता है, लेकिन आप देखेंगे कि 1000 से 36,000 किलोमीटर के मध्य आपका पृथ्वी का मैग्नोस्फीयर होता है, और इसे क्या बोला जाता है, एलन रेडिएशन बेल्ट या क्षेत्र इसको बोलते हैं, ठीक। यहाँ पे एक बात आपको छूट गई थी आयन मंडल का। तो जो आपका आयन मंडल है इसका तापमान जो होता है वो 1700 सेल्सियस तक होता है, ठीक है, डिग्री सेल्सियस तक आपका होता है, जो कि आपके मंडलों में सर्वाधिक होता है। इसके बाद फिर देखेंगे बहिर्मंडल का अपना 3800 टेम्परेचर होता है, वो अलग बात है, लेकिन वो मूल मंडल नहीं है। 4 ही मंडल हमारे मूल होते हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और ताप मंडल, ठीक है ना, जिसमें आपका आयन होता है। तो इसका टेम्परेचर ताप मंडल का या आयन मंडल का 1700 सेल्सियस होता है आपका, ठीक है ना, 1700 सेल्सियस। तो ये रही आज की हमारी क्लास, ठीक है ना। तो जिसमें आज और कल दोनों मिलाकर के हमने क्या पढ़ा आपका देखेंगे। तो आज और कल मिलाकर के हमने पढ़ा आपका वायुमंडल का संगठन एवं आपका थोड़ा बहुत जलवायु के बारे में, जलवायु विज्ञान के बारे में, और इसका संगठन संरचना हमने पढ़ लिया।
अब कल के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आपका जो आएगा सूर्य तत्व। यानी अगर आपको वीडियो ठीक लगता है या आपके काम का है तो आप बने रहिए हमारे साथ, ताकि पीजीटी और आपका टीजीटी का जो भी सिलेबस है भूगोल का वो हम इसमें पूरा कर सकें आपका। ठीक, तो कल मिलते हैं हम लोग एक नए अध्याय के साथ जिसका नाम है सूर्य तत्व। तब तक के लिए नमस्कार।